डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो की इस आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम वर्ष बीए में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आज उनके पहले प्रश्न पत्र, प्रथम वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसका जो पहला ब्लॉक है, पहला खंड है हिंदी कहानियाँ और व्याकरण, उसकी पहली इकाई ईदगाह के दूसरे पार्ट के साथ हम उपस्थित हुए हैं। पहले पार्ट में हमने पिछले क्लास में ईदगाह कहानी का वाचन किया था, मैंने उसका मुख्य जो सारांश है वो समझा था। उसके लेखक प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जाना था, उनके लेखन की विशेषताओं के विषय में हमने जाना था। आज हम ईदगाह कहानी का जो वर्णन विश्लेषण है वो देखेंगे कि ईदगाह कहानी को किस तरह से हम एक सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से किस प्रकार देखें, कहानी के तत्वों के आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, ये पहली इकाई है पहले खंड की। इसके लेखक डॉक्टर पारुल परमार जी हैं और इसका प्रस्तुतिकरण, दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा कर रही हूँ। उद्देश्य, जैसा कि अभी हमने बताया, आज के व्याख्यान का जो खास उद्देश्य है वो कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी का विश्लेषण समझना है। कहानी के प्रमुख तत्व क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये समझें। तो कहानी के प्रमुख तत्व माने कि कहानी अगर लिखने बैठे या लेखक लिखता है तो उसमें किन किन चीज़ों को डालता है, वो कौन सी चीज़ें। तो 6 प्रमुख चीज़ों को, 6 प्रमुख तत्वों को चिन्हित किया है हमारे सौंदर्य शास्त्री विश्लेषकों ने, जो हमारे आलोचना शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने साहित्य को परखा है कि साहित्य कैसा होना चाहिए या कैसा जो लिखा जा रहा है वो किस प्रकार का साहित्य, उसका मूल्यांकन करते समय ये तत्व बताए हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं? एक है कथावस्तु। कथावस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। कथावस्तु का मतलब हुआ जो जिस पर आप कहानी लिख रहे हैं, जो कहानी मुख्य घटना या जिस भी बात को आप कहानी में कहना चाहते हैं, जो सार रूप कहानी है ना, मूल कहानी जो है। कहानी हो सकता है कि लंबी हो, उसमें बहुत सारी बातों का वर्णन करा जाएगा। जैसे ईदगाह कहानी को ही अगर हम लें, आपने पढ़ ली है कि ईदगाह कहानी, ये मैं मान के चल रही हूँ, तो वो शुरू होता है गांव में ईद के त्योहार के दिन की हलचल से, कि आज ईद का दिन है और गांव में क्या क्या हो रहा है, वहाँ के वर्णन से शुरू होता है। हालांकि कहानी का मुख्य उद्देश्य उस हलचल को बताना नहीं है लेकिन फिर भी वो वहाँ से शुरू, रस के लिए, कहानी पढ़ने में आनंद आए, रुचि जागृत हो, उसके लिए इस प्रकार का वर्णन करते हैं। तो वो वर्णन है। लेकिन मुख्य कथा वस्तु क्या है? तो मुख्य कथा वस्तु जो उसमें कहना चाहे, उसमें हामिद नाम का जो बच्चा है उसकी संवेदनशीलता के लिए ये कहानी कही गई है, उसकी संवेदनशीलता बताई गई है कहानी में। तो वही मुख्य कथा वस्तु ईदगाह कहानी की हुई कि हामिद का ईद के मेले में 3 पैसे लेकर के जाना और उसको किसी दूसरी बच्चों के लिए आकर्षक चीज़ों में खर्च न करके, बहुत सोच विचार करके दादी के लिए चिमटा खरीद करके लाना, ये उसकी मुख्य कथा वस्तु है। तो ये थीम, ये जो किसी भी कहानी में आप कोई भी कहानी पढ़े तो उसमें देखिए कि एक खास बात जो उस कहानी के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है, जिसके लिए पूरी कहानी रची गई है, वो उसकी कथा वस्तु कहलाएगी। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। अब कहानी आप कहेंगे तो कहानी में कोई ना कोई पात्र तो होगा ही ना, कोई व्यक्ति होंगे। जो भी व्यक्ति उस कहानी को लेकर चलते हैं, जो लोग उसमें उस कहानी में कार्य कर रहे हैं, वो पात्र कहलाते हैं।
तो उसी वही पात्र और उनके पात्र का, उन पात्रों का कैसे चरित्र चित्रण किया गया, क्या क्या बताया गया है, तो वो महत्वपूर्ण होता है कहानी में, है ना। ये किस तरह से पात्र खुल करके सामने आते हैं, उनकी विशेषताएं, या उनके अगर लेखक का मंतव्य है कि किसी पात्र में जो कमी है उसको बताया जाए, तो उसको किस प्रकार से खोलता है। आज पहले कहानी जो अधिकतर होती थी वो अच्छे और बुरे की कहानी होती थी। पहले के ज़माने की, मतलब आधुनिक युग के पहले की आधुनिक हिंदी कहानियाँ शुरू हुई, उसके पहले जो हमारी परंपरा में आख्यान परंपरा थी, हमारे लोक कहानियाँ थी, तो उसमें सामान्यतया काला और सफ़ेद में बात की जाती थी। हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, जिसको हम बचपन से सुनते हैं और सदियों से सुनी जा रही है, आज तक सुनी जा रही है, वो है रामायण, राम की कथा। तो राम की कथा में देखिए, राम है एकदम आदर्श पुरुष और उनके विपक्ष में है रावण, जो कि दुष्ट चरित्र है। तो जो कहानी होती थी सामान्यतः नायक और खलनायक की होती थी, लेकिन जो आधुनिक हिंदी कहानियाँ बनी वो नायक खलनायक में नहीं बांटती हैं, क्योंकि वस्तुतः जो वास्तविक मनुष्य को अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छी भी बातें होती हैं, कुछ बुरी भी बातें होती हैं। कई बार जब मनुष्य बुरे की ओर चल पड़ता है, कोई बुरे काम में लग जाता है किसी भी कारण से, तो उसकी बुरी चीज़ें निकल करके हो सकता है ज़्यादा आए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ना हो, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है अच्छा। तो साहित्य का काम आज ये हो गया है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे को दोनों खोल करके रखना, लेकिन इस तरह से खोल करके रखना कि समझ में आए कि जो बुरा है उस रास्ते पे नहीं जाना है, या जो बुरी चीज़ें हैं उसको, अगर वो वैसी कोई चीज़ हमारे में है तो उसको हटा देना है, क्योंकि उसका परिणाम बुरा होगा। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो अगर हमारे में नहीं है तो उसको आत्मसात कर लेना है, क्योंकि वो हमें आगे लाभ देंगी। तो इस तरह से लेखक को करना रहता है, बताना रहता है। तो ईदगाह कहानी के संदर्भ में भी जो इसके पात्र हैं, हामिद और उसकी दादी अमीना और उसके दोस्त, वो उनको कहानी कहने का जरिया भी बनाया है पात्र के रूप में प्रेमचंद जी ने, उसके लेखक ने, और उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार किया है, हामिद के विषय में ऐसे बताया है या अमीना के विषय में ऐसे बताया है कि वो समझ में पूरा उनकी जिंदगी खुल करके सामने आ जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है देश काल और वातावरण। देश काल क्या मतलब हुआ, कोई भी कहानी होगी, कुछ भी घटित होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर होगा और किसी न किसी समय पर होगा। तो ये दोनों चीज़ भी कहानी में बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने किसी स्थान के विषय में बताया ना, जैसे ईदगाह कहानी में बताया कि गांव है, शहर की कहानी हो सकती है, कुछ काल्पनिक कहानियाँ हो सकती हैं, उसका स्वर्ग और नर्क उसका घटना स्थल हो सकता है, या कोई ऐसा स्थल हो सकता है जिसके विषय में चंद्रमा हो सकता है, जहाँ पर अभी तो जीवन नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना या लेखक कल्पना करके एक कहानी रचता है जो कि चंद्रमा पर घटित होती है या मंगल पर घटित होती है। साइंस फिक्शन ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्थान जरूर रहेगा। स्थान को ही कहते हैं देश। और काल स्पष्ट, समय भी, तो ये ईद का समय है, जैसे ईदगाह कहानी में ईद का समय है, रमजान के 30 दिन के बाद ईद आई है, तो वो स्पष्ट समझ में आता है ना। तो ये, और वातावरण कहते हैं कि क्या जो चारों तरफ जो चल रहा है उस समय, जिस तरह का वातावरण में राजनीतिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है। जैसे कि अगर 1947 के आसपास की, स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास की कहानी कोई लिखी गई हो, तो उस समय का वातावरण क्या है, उस समय त्रासदी का वातावरण है, विभाजित हुआ देश, दोनों तरफ से लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वो जो विस्थापन हुआ लोगों का, वो बहुत बड़ी त्रासदी, मानव त्रासदी कही जाती है ये मानव इतिहास में। तो वो वातावरण था, त्रासदी का वातावरण था। या द्वितीय विश्व युद्ध का समय हो, वो भी एक त्रासदी वातावरण था, त्रासदी का। तो इस तरह से जो वातावरण का मतलब हुआ कि उस समय जो चल रहा है चतुर्दिक चारों तरफ, वो कहानी, वो घटना जहाँ घट रही है, वो कैसा समय है, क्या क्या वहाँ पे चारों तरफ हो रहा है,
भारत के संदर्भ में इमरजेंसी के समय की बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। आपातकाल जब घोषित हुआ था तो उस समय की जो कहानियाँ हैं उसके उन कहानियों का वातावरण आपातकाल के समय का वातावरण है। तो वातावरण का मतलब हुआ कि जिस समय में कहानी लिखी गई है, जो समय और जो स्थान है, उस समय वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी, इस तरह की जितनी भी तरह की परिस्थितियाँ, तो वो सब कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती हैं कहानी में, के उपन्यास में वो प्रतिबिंबित होती हैं। तो वो उस चीज़ को कितना लाता है, कई बार लेखक लाना चाहते हैं, कई बार नहीं भी लाना चाहते हैं। ऐसी भी कहानियाँ आज जो आधुनिक कहानियाँ हैं, तो सब कहानियों में आपको देश काल और वातावरण बहुत स्पष्ट रूप से पता ही लग जाए ऐसा नहीं है। कई बार उतना नहीं पता चलता है, वहाँ पे लेखक का फोकस वो नहीं होता है, तो वो उतना स्पष्ट रूप से नहीं पता चलता है। कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 चीज़ होती हैं जिसको कि लेखक को रखना चाहिए, या अगर फोकस नहीं भी डाल रहा है तो भी ये उसके मन में ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो ठोस कहानी सही सही आधारों पर वो कहानी की रचना कर सके। तो आधार के रूप में देश काल और वातावरण को भी कहानी में कहीं ना कहीं छुपे रूप से या व्यक्त रूप से होना ही चाहिए। फिर आता है संवाद और कथनोपकथन। संवाद का मतलब जो कहानी के पात्र हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं। कथनोपकथन भी यही मतलब है कि जो एक व्यक्ति कहता है, संवाद हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। कथनोपकथन कई बार होता है अगर अपने आप से भी वो बोल रहा है, या ऐसे ही कुछ लेखक की तरफ से ही कुछ कहा जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ और कहा जा रहा है, तो वो भी कथनोपकथन में आएगा। तो कहानी कैसे बढ़ती है? कहानी वर्णन से बढ़ेगी और थोड़ा बहुत जो है वो संवादों से बढ़ती है। कुछ कहानियाँ होती हैं कि जिसमें कि संवाद बिल्कुल होते ही नहीं हैं, तो हो सकता है कि ना हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो संवाद हों ही, लेकिन कथनोपकथन तो किसी न किसी रूप में रहेंगे। वर्णन में भी कुछ न कुछ बात तो कही ही जाएगी, तो बात जो कही जाती है फिर उस बात को बढ़ाते हुए जो दूसरी बात कही जाती है वही कथनोपकथन है। तो ये कहानी में होना चाहिए। फिर है भाषा शैली। अब भाषा का मतलब हुआ जो भाषा प्रयोग की गई। आप कहेंगे हिंदी भाषा तो प्रयोग की, हिंदी कहानियों के विषय में पढ़ रहे हैं तो हिंदी कहाँ भाषा प्रयोग की गई? जी बिल्कुल सही है कि हिंदी भाषा, लेकिन हिंदी भाषा की, हर भाषा की बहुत सारी छटाएं होती हैं, है ना। मैं जिस तरह से आपको व्याख्यान दे रही हूँ वो एक भाषा है, आप आपस में जो बातचीत करते हैं वो भी भाषा है, हिंदी ही भाषा है। या आप जब स्वयं सामने आ जाएंगे तो मैं और आप जो बात करेंगे, जिस भाषा में बात करेंगे, वो इस समय मेरे बोलने की भाषा से अलग होगी। घर में अगर कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी बोलते समय उनकी जो भाषा होती है, जिस तरह की भाषा में वो घर में आपस में बातचीत करते हैं, परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करते हैं, वो फिर थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। या भाषा होती है जिसमें कई बार क्षेत्रीय पुट आ जाता है, जैसे गुजरात में हिंदी भाषा ही बोल रहे हैं लेकिन बहुत बार बहुत सारे गुजराती शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। या बम्बई की आप भाषा देखें, बम्बई की भाषा हिंदी भाषा ही है लेकिन वो थोड़ी अलग ढंग से बोली जाती है। अब उनको क्या मांगता है ना, एक कटिंग चाय देना, तो ये सामान्य हिंदी नहीं है, ये सामान्य रूप से परिनिष्ठित हिंदी जिसको कहा जाता है, मानक हिंदी जिसको कहा जाता है, वो नहीं है, लेकिन वो वहाँ की उस तरह से बोली जाती है। तो इनमें से, इन सारी इतनी तरह की भाषाओं में से किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकता है? आप प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए और आप जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ पढ़िए। प्रेमचंद की कहानियाँ एकदम सीधे साधे शब्दों में लिखी होती हैं, बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ कभी कभी आपको शब्दकोश उठाने की ज़रूरत महसूस करा देती हैं कि ये शब्द समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको तो देखना पड़ेगा शब्दकोश में।
तो वो परिनिष्ठित भाषा में, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं। तो भाषा ज़रूर होती है, एक ही हिंदी भाषा होगी, लेकिन उसकी छटाएं, और ये केवल हिंदी भाषा के लिए नहीं सही है, किसी भी भाषा में आप देखें, गुजराती भाषा के लिए ही देखें तो गुजराती ही एक गुजराती भाषा आपको कई रंगों में कई तरह से मिलेगी। क्षेत्र बदल जाने से भी भाषा बदल जाती है। अहमदाबाद की भाषा दूसरी होती है, सूरत की भाषा दूसरी होती है। तो इस तरह से तो भाषा में इस बात का हम विवेचन करते हैं कि लेखक ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और वो कितना पाठकों के लिए रुचिकर, सुरुचिपूर्ण और समझ में आने वाली है, या कठिनाई पैदा करने वाली है, या कुछ भाषा इस प्रकार की है जो कि अपशब्दों के साथ युक्त है तो योग्य भाषा नहीं है। इस तरह का विवेचन भाषा में होता है। शैली कहते हैं कि कहने का ढंग क्या है। एक तो भाषा की बात होगी और दूसरा है उसको कहने का ढंग क्या है, माने किस ढंग से बात कही जाती है ना। एक कहानी आप जो है सीधे वर्णन करते चले जाएं, उस तरह से भी हो सकता है। जैसे ईदगाह कहानी को ही ले, इसमें जो उन्होंने छोटे छोटे डायलॉग रखे हैं, या उसको हटा दें, एकदम सीधा वर्णन। एक लड़का था, हामिद उसका नाम था, उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो चुकी थी, दादी के साथ रहता था, और ईद का मौका आया तो दादी बहुत उदास थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, वो ढंग से सेवइयाँ और चीज़ें पकवान नहीं बना सकते थे, और उसमें फिर हामिद को मेला भेजना था, अकेले भेजना था, तो इसलिए दादी बहुत चिंतित थी। लेकिन हामिद ने कहा कि वो चला जाएगा, तो फिर वो गांव के लोगों के साथ चला गया। इस तरह से बात कर सकते। कैसी लग रही है? निश्चित रूप से आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। ईदगाह कहानी पढ़ते समय जितना मज़ा आया होगा आपको, मैं जो अभी मैंने कहानी का एक छोटा हिस्सा शुरू का सुनाया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। तो ये शैली है, प्रेमचंद की शैली है कि उन्होंने इतनी रोचकता से उस बात को कहा और मैं इतने सादे ढंग से कह रही हूँ। बात वही है, यही बात कही है प्रेमचंद ने, लेकिन कहने के ढंग में फ़र्क होता है। तो कहने के ढंग का जो फ़र्क है वो शैली में गिनते हैं कि किस प्रकार से कहा है। तो ये शैली जो है बहुत कुछ निश्चित होती है इस बात से भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर बात को कहने का एक तरीका होता है, तो वही तरीका जो है शैली में विवेचन किया जाता है कि लेखक जिस लिए कहानी लिख रहा है, जो चीज़ें वो बताना चाहता है, उसको कहने का ढंग कितना अच्छा है कि वो आसानी से पाठकों तक पहुंच रही है। तो ये विवेचन हम करते हैं शैली में। और फिर अंतिम छठा जो तत्व है कहानी का, और शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं, उद्देश्य। कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है। हर कोई जो रचना होती है, साहित्यिक रचना, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही। वो कितना महान हो सकता है, कितना साधारण सा हो सकता है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उसमें कोई उद्देश्य हो। निरुद्देश्य तो कोई कहानी नहीं कही जा सकती। छोटी सी बात भी आप अनुभव करके देखिए। आप 4 दोस्त मिल कर के बात कर रहे हैं, तो भी आप कितनी भी गप कर रहे हो, किसी भी तरह का साधारण टाइम पास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बात करेंगे तो किसी न किसी उद्देश्य से करेंगे। किसी को चिढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी को खुश करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। कोई भी बात आप कहेंगे तो उद्देश्य होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में आकर के एक दोस्त ने कुछ ऐसा एक वाक्य बोल दिया जो पूरी बातचीत से कहीं जुड़ ही नहीं रहा है, तो फिर उसको कहते भी हैं, क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, है ना। कोई कहने का तुम्हारा कोई मतलब है, तो जो ये मतलब है वो यही उद्देश्य है। तो लेखक भी जब कहानी कहता है या कोई भी साहित्यिक रचना होती है, तो उस लेखक के मन में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ उसके मन में लक्ष्य होता है कि मैं अपनी कहानी कह करके ये बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। वो निजी बात हो सकती है, सामाजिक बात हो सकती है, राष्ट्रीय बात हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय बात हो सकती है, मानव मात्र की बात हो सकती है, भावनाओं की बात हो सकती है, मुद्दे की बात हो सकती है, कैसे भी बात हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें बात होनी चाहिए। कोई ना कोई उसका एक कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लेखक
उस रचना के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाना चाह रहा है। तो ये है उद्देश्य। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा कि कहानी के 6 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और वो उनमें क्या हम बात करते हैं या क्या विश्लेषित करते हैं उनके माध्यम से। ये स्पष्ट हो गया। 6 प्रमुख तत्व हैं। कथा वस्तु पहली, पात्र और चरित्र चित्रण दूसरी, देश काल और वातावरण तीसरी, संवाद और कथनोपकथन चौथा, 5वां भाषा शैली और 6ठा उद्देश्य। तो ये 6 हैं जो कसौटी रखते हैं, जो कि हम मानक रखते हैं कि कहानी में इतना सब कुछ होना चाहिए। और ये 6 चीज़ें किस प्रकार से कहानी में रखी गई हैं लेखक के द्वारा, उससे ही कहानी का और लेखक का मूल्यांकन होता है। तो आइए हम अब ईदगाह कहानी के संदर्भ में इनका विश्लेषण करें, इन बातों को देखें। तो सबसे पहले जो है कथा वस्तु को हम ले। कथा वस्तु के विषय में मैंने पहले भी बताया कि ईदगाह कहानी की जो कथा वस्तु मुख्य रूप से है, उसमें एक छोटे बच्चे की संवेदनशीलता बताया जा रहा है। वो बच्चा ईद के मेले में जाता है, उसके पास मात्र 3 पैसे हैं, जिसको कि खर्च करने के प्रलोभन उसके पास बहुत सारे हैं, है ना। मेले में तरह तरह के बच्चों को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो उन सभी चीज़ों से आकृष्ट नहीं होता। वो उन चीज़ों के विषय में विचार करता है और इस बात की परख करता है कि अगर वो अपना जो 3 पैसा है वो इन चीज़ों में खर्च करे तो उसका क्या लाभ और नुकसान होगा। और फिर वो अंततः वो ये निर्णय करता है कि नहीं, जो अधिक स्थायी महत्व की चीज़ है वो करना चाहिए। दादी के हाथ रोटी उतारते समय जल जाते हैं, तो उसका उपाय इन 3 पैसों से कर लेना चाहिए, और वो चिमटा खरीदता है। तो ये मुख्य कथा वस्तु है। बाकी तो उसको परिवेश उसका बनाया गया है, पूरी कहानी को रोचक बनाने के लिए बाकी सारी बातें कही गई। तो ये मुख्य कथा वस्तु है। तो बहुत ही मार्मिक और हृदय संवादी, बिल्कुल दिल तक पहुंचती है, ऐसी कथा वस्तु है और सरल है। बहुत कुछ आपको उसके लिए दर्शन जानने की आवश्यकता नहीं या बाल मनोविज्ञान जानने की भी आवश्यकता नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें कही गई हैं, उसी से पूरी बात हृदय में समा जाती है। तो ऐसी मार्मिक, हृदय संवादी, सरल कथा वस्तु ईदगाह कहानी की है। बहुत अच्छी बात है, बहुत उच्च कोटि की कहानी ये ठहरती है। इसके प्रमुख पात्र हैं हामिद और उसकी दादी और हामिद के दोस्त। बाकी लोगों की तो चर्चा भर हुई है, कोई नाम भी उनका नहीं आया है। हामिद जिन दोस्तों के साथ मिला जाता है और उसी के साथ उसका संवाद होता है, उसकी बातचीत होती है, उसी में उभर कर सामने आता है कि वो बाकी बच्चे कैसे हैं और वो कैसा है। और दादी तो महत्वपूर्ण ही है और हामिद तो नायक ही है इस पूरी कहानी का। तो ये प्रमुख पात्र हैं। अब इनका चरित्र चित्रण किस तरह से किया है, तो हामिद का चरित्र चित्रण किया है, उसके किस प्रकार से वो दिखता है उसका भी वर्णन किया, उसके बाह्य स्वरूप का। प्रेमचंद जी ने बताया कि दुबला पतला सा लड़का है, ढंग से कपड़े भी उसके शरीर पर नहीं है, नंगे पैर है, पैर में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, उसमें जो गोटा है लगा हुआ था, कभी लगाया गया था सुंदर सा गोटा, वो भी काला पड़ चुका है। मतलब कोई विशेष उसके पास आकर्षण की चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन वो प्रसन्न है। और क्यों प्रसन्न है? क्योंकि बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसको बताया गया है, उसकी दादी ने बताया है कि नहीं, अम्मा अब्बू जो है वो भगवान के पास गए हैं, खुदा के पास गए हैं अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए, और वो इस आशा को मानता है। भोला बच्चा है, आजकल के बच्चे तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो भोला बच्चा है, मानता है और वो दादी से प्रेम करता है, दादी उसका ख्याल रखती है। तो ये इस तरह, और फिर आगे जब कहानी बढ़ती है तो वो कितना संवेदनशील है इसका पता चलता है, और कितना हाजिर जवाब है। जब वो चिमटा लेकर के आता है तो दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, और कैसे वो दोस्तों का उत्तर देता है, इसमें उसके
उसकी बुद्धिशीलता का, उसकी हाजिर जवाबी का पता चलता है। तो स्मार्ट बच्चा है, ऐसा भी नहीं है कि वो डम है, वो चिढ़ाने से रोने लगता है, ऐसा नहीं, वो रोता नहीं है, किसी भी स्थिति में वो रोता नहीं है और वो सामना करता है। तो ये हामिद का चरित्र चित्रण हुआ। दादी का वात्सल्य बताया कि किस तरह से वो हामिद की चिंता करती है और फिर वो मेहनती है दादी। लोगों के कपड़े भीख मांगना उसको नहीं पसंद है, काम नहीं है पैसा उसके पास, तो भी वो जो भी यथाशक्ति वो काम कर सकती है वो काम करती है और वो लोगों को देती भी है। मतलब वो जब सेवइयाँ बनाने के लिए सोचती है तो केवल अपने और हामिद के लिए नहीं सोचती है, वो उसके यहाँ जो लोग भी आते हैं काम के सिलसिले में उनके लिए भी सोचती है कि उनको भी थोड़ी देनी होगी, उनको भी थोड़ी देनी होगी, तो सबके लिए बनानी होगी। तो एक ममतापूर्ण दादी का जो है वो स्वरूप वहाँ पे दिखाई पड़ता है, उनका चरित्र जो है होता है। फिर वो जब जानती है, जो कहानी का अंतिम हिस्सा है, जब उसको पता चलता है कि हामिद ने क्यों चिमटा खरीदा, तो वो कैसे भाव विह्वल होकर के रोने लगती है। तो उसमें बताया कि कितना वो भावुक उसका कोमल हृदय है और बच्चे का त्याग देख करके कहिए या मैंने बच्चे की समझदारी देख करके वो भर जाती है। और फिर उसके हामिद के दोस्त हैं, तो दोस्त हैं वो साधारण छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की जो साधारण खिलवाड़ीपन होता है, जो उनके छोटे छोटे सुख दुख होते हैं, उनका वर्णन किया है। उनके बचपन का बहुत, मैंने छोटे बच्चों के बचपन की का अच्छा वर्णन यहाँ पर अच्छी तरह से प्रेमचंद जी ने वर्णित किया है कि कैसे वो जो है मिठाई देखकर मिठाई की तरफ लपक पड़ते हैं और चरखी देख के चरखी पे सारे झूलों पे झूलना चाहते हैं। तो जो खिलंदड़ापन होता है बच्चों का, फिर उसके बाद चिढ़ाने का, बच्चे आसानी से अपने सामान नहीं देते हैं, वो सारे वर्णन भी है उसमें कहानी में। तो ये चार जो दोस्त हैं हामिद के, वो हामिद से प्रेम भी करते हैं, हामिद से के साथ खेलते भी हैं, लेकिन उसको चिढ़ाते भी हैं। जो भी बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं वो सारी इस कहानी में इन चार बच्चों के माध्यम से, हामिद के दोस्तों के माध्यम से वर्णित हुई हैं। फिर वो जब हामिद इतना बढ़िया वर्णन चिमटे का करता है तो वो उसके प्रभाव में भी आ जाते हैं। ये सारा बचपना उनका जो है भोलापन, वो सब उसमें अच्छी तरह से वर्णित हुआ है। तो चरित्र चित्रण भी अलग से कोई प्रयास नहीं किया, अलग से कि हर एक के विषय में प्रेमचंद ने लिखा हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा। उन्होंने हामिद के बाह्य स्वरूप का वर्णन थोड़ा सा जरूर किया है, उसको छोड़ करके, और किसी के न बाह्य स्वरूप का वर्णन किया है न अंतः स्वरूप का वर्णन किया है। कहानी के साथ में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इस तरह की बातें होती हैं कि वो अपने आप उनके चरित्र खुल करके सामने आते जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाएगी कि प्रेमचंद की, कि उसमें उनको चरित्र चित्रण के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने एकदम सहज, कहानी के सहज प्रवाह में वो चरित्रों को खोलते चलते हैं। फिर आता है देश काल और वातावरण। तो देश काल और वातावरण में अब ये कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी। प्रेमचंद कब थे? 20वीं सदी के आरंभ में थे। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहले हाफ में 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था उसमें उनकी स्थिति थी। और इसमें चूँकि उन्होंने विशेष बताया नहीं है कि कब का है, तो ये मानना चाहिए कि प्रेमचंद के समकालीन का, और लगता भी वैसा ही है। तो वो उत्तर भारतीय ग्रामीण, चूँकि उत्तर भारत से थे वो, तो उत्तर स्वाभाविक है वहीं के आसपास का उन्होंने लिखा है। तो वो उत्तर भारत का ग्रामीण जीवन जो है, गांव कोई भी, वो स्वयं वाराणसी के आसपास, वाराणसी के थे, तो उसके आसपास का गांव हम मान लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का एक गांव। और उसमें फिर उन्होंने जो समय है वो समय तो 20वीं शताब्दी निश्चित हो गया कि 20वीं शताब्दी का ही समय है। और वातावरण क्या है? त्योहार का समय है, ईद का त्योहार आया है ना। तो ईद के समय गांव में कैसी हलचल होती थी
उसका कितना उल्लास होता था, कितने उल्लसित हो जाते थे लोग, और किस तरह उसका आनंद मनाते थे, वो सारा वर्णन बड़ा आराम से अच्छी तरह से उन्होंने किया है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास से। उन्होंने अलग से कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की है, और लेकिन उनका पूरा वर्णन इस प्रकार का है कि ईद का उल्लास केवल शब्दों के द्वारा जो होता है वो हमारे चारों तरफ छा जाता है, और जो उनका चित्रण है वो एकदम आँखों के सामने एक पिक्चर जैसा बना देता है, एक रील चलने लगती है हमारे आँखों के आगे, जैसे फिल्म चल रही हो, ऐसे ही उनका जो वर्णन है वो वर्णन ही हमारे सामने, हमारी कल्पना की आँखों में वो पूरा रंग भर देता है। तो इस तरह से उन्होंने देश, काल और वातावरण का अलग से चित्रण न करते हुए भी अपनी कहानी अपने शब्दों के जरिए उसको प्रस्तुत कर दिया है। अगला जो तत्व है संवाद और कथनोपकथन। तो आप देखेंगे छोटे छोटे संवादों की रचना उन्होंने की है, बहुत कठिन वाक्य नहीं बनाए हैं, संयुक्त वाक्य उनके सामान्यतया नहीं है, बहुत छोटे छोटे से वाक्य हैं। कुछ उदाहरण हम देखें। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। महमूद कहता है, नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं, और उसमें बच्चे किस प्रकार अपने चीज़ों को लेकर के अपनी चीज़ों की प्रशंसा करना, या वो कितना महत्वपूर्ण है उनका, जो उनके पास जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको अभिव्यक्त करना, और छोटे छोटे वाक्यों से वो कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे इस तरह के वाक्य उन्होंने रखे हैं आपस में। और भी जब जाते समय भी बातचीत हो रही है उन लोगों की, तो उसमें भी बहुत साधारण, जैसे बच्चे सचमुच बात करते हैं उसी तरह का उन्होंने उसी तरह के संवाद लिखे हैं। और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वाक्य नहीं, छोटे छोटे वाक्य, संयुक्त वाक्य नहीं। और इस तरह से उन्होंने संवाद और कथनोपकथन रखा है। अपनी जो बातें भी कही हैं उसको भी उन्होंने बहुत छोटे वाक्यों में और छोटी छोटी बातों से जो है वो उसको कहा है। माने पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है ना, जिसका इंतज़ार रोज था। आज पेड़ों पर अजब हरियाली है, सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह की बात से वो पूरे उल्लास को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन छोटे बहुत साधारण कथन है। एक के बाद एक बात को बताते जाते हैं और उससे पूरा वातावरण तैयार होता जाता है। तो इस तरह उन्होंने एक बाल सुलभ संवाद रखे हैं, सीधे साधे कथनोपकथन रखे हैं और अपनी पूरी बात कही है। फिर भाषा शैली की बात आती है। अगला जो तत्व है भाषा और शैली। तो भाषा एकदम सरल भाषा है, सर्वग्राही, सबको समझ में आने वाली भाषा है। क्या पढ़ा लिखा क्या नहीं पढ़ा लिखा, प्रेमचंद की कहानियाँ विद्वानों में जितनी लोकप्रिय थी, साधारण जनों में या जिनका बहुत साहित्य से या बहुत से नहीं नाता था पढ़ाई लिखाई से, तो भी साधारण लोग उनकी कहानियों को पढ़ना पसंद करते थे और काफ़ी लोकप्रिय हुए थे वो। तो एकदम सरल भाषा में वो बात करते हैं। रोज़मर्रा की बातचीत की जो साधारण लोग जिस तरह से बात करते हैं वो ही भाषा उन्होंने रखी है। न तो संस्कृत के बहुत कठिन शब्दों को रखा, न उर्दू के बहुत कठिन शब्दों को रखा। एक साधारण सहज प्रवाह की जो भाषा होती है वो उन्होंने भाषा रखी है। और अपनी शैली जो रखी है वो वर्णनात्मक शैली है उनकी, है ना। वर्णन करते हैं, सामान्यतया वो चीज़ों का वर्णन करते हैं। शुरू में गांव का वर्णन किया, फिर ईद के मेले का वर्णन किया और थोड़ा अलंकारिकता लाई उसमें जहाँ पे ज़रूरत हुई। वो भी बहुत साधारण, जैसे उन्होंने जो नमाज का वर्णन किया वो कहा कि सब लोग लाइन से खड़े हैं और एक साथ उठते हैं बैठते हैं, जैसे कि बिजली के बल्ब जल जाएं और फिर बंद हो जाएं। तो ये बहुत सुंदर एक उपमा दे करके उन्होंने वर्णन किया, लेकिन बिल्कुल समझ में एक साधारण बहुत सहज वर्णन किया है। कोई बहुत विशिष्ट ऐसा नहीं किया कि समझने में उसको कठिनाई हो।
तो रोचक तरीके से पढ़ने में ही आनंद आने लगता है। खाली उनके बने शब्द ही एक अजीब प्रकार का चमत्कार जैसा दिखाई पड़ते हैं, जबकि ऐसे कोई बहुत चमत्कारी बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन जो साधारण बातें हैं उनको भी इतने अच्छे ढंग से लिखा है कि वही आनंद और चमत्कार का सृजन करते हैं। तो ऐसी रोचक वर्णनात्मक शैली में उन्होंने लिखा है। और अंत में हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य निश्चित रूप से उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक बच्चे की संवेदना का जो चरम रूप हो सकता है या जो उसका उज्जवल रूप हो सकता है, उसका जो अच्छा पार्ट हो सकता है, उसको उन्होंने सामने लाना चाहते हैं। उनके कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव में मात्र में रहने वाली जो करुणा है उसको प्रदीप्त करना है या उसको लाना है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, हम आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, तो कैसे मतलब किस तरह से एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है, वो उन्होंने बिना कहे, बिना बहुत शब्दों का जंजाल फैलाए या बिना बहुत ऊंचे ऊंचे दार्शनिक विचार व्यक्त किए, इस बात को साधारण तौर पर स्थापित किया है। मानवता को स्थापित करने का प्रयत्न उन्होंने इसके माध्यम से, बच्चे के माध्यम से किया है कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो है, अब जो रोज़ देखता है कि तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ के प्रति उसकी संवेदनशीलता बनती है और वो उसको दूर करने का उपाय भी ढूंढ लाता है। और किस तरह से वो पैसे उसको खाने या खिलौने खरीदने के लिए दिए गए थे, तो वो नहीं करके भी सब प्राप्त करता है। मतलब वो चिमटा खरीद के लाता है, फिर उसके बाद उसका तर्क इस प्रकार का होता है कि उसके दोस्त उसके मुरीद हो जाते हैं, उसके शिष्य हो जाते हैं या उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और वो अपना खाने पीने का सामान भी उसके साथ बांटते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसको खाने पीने का भी। और ये कोई भीख में मिली हुई चीज़ उसके नहीं है, वो उसकी जो महानता है या उसकी जो श्रेष्ठता है उसके बदले में मिली हुई ये चीज़ें हैं उसको। और वो और लोगों के मुकाबले और बच्चों के मुकाबले एक तरह से लीडर, एक तरह से अगुआ बन करके वो सामने आता है। तो अगर हम दूसरों के प्रति संवेदनशील हों और उसके पक्ष में काम करें या उस दूसरों की तकलीफ़ दूर करने का काम करें, तो हम अपने आप किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं, इसको अच्छी तरह से इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया। तो उनका उद्देश्य एकमात्र मानवता को स्थापित करने का रहा है। तो मित्रों, ये 6 तत्वों के आधार पर हमने कहानी का विश्लेषण किया। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसके बाद अपनी इकाई को पढ़िए और उसके में जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें baou.ba.hindi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल में अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोर्स का नाम आप किस में हैं वो आप लिख करके भेजें और अपना प्रश्न पूछें। हम आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे। तो अपना अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।